कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तो हरमन के स्वागत है। जय जोहार। आज तो मैं यही कही संगवारी कि महर महर तोर काया कर थे, महर महर तोर काया कर थे, चारों यंग फुलवारी। छत्तीसगढ़ के माटी संगी, छत्तीसगढ़ के माटी संगी, सबो फसल के महतारी, सबो फसल के महतारी। अरे गहूँ ऐसे अन्य संगी सब झनैला खाथे, गहूँ खवैया संगी मन ह गजब पुष्टई पाथे। अरे देश विदेश में मांग है ये खर, देश विदेश में मांग है ये खर, देखो खेती के जानकारी। छत्तीसगढ़ के माटी संगी, सब फसल के महतारी। कार्यक्रम संगवारी हो तो हरमन के स्वागत है। जय जोहार। संगी हो, गहूँ के फसल आधुनिक ढंग से कैसे करे जा सकत है ओकरे जानकारी आज हम आप मन देवो संगी हो। अब ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख वैज्ञानिक HL सोनबोईर जी जो है तो आने वाला है संगवारी हो। तो HL सोनबोईर जी है जो जानकारी आधुनिक खेती की दी थे, मैं देखा था तुम्हारे मोर पीछू में बहुत सुंदर ढंग से गेहूँ लगे हुए और एक से उत्पादन जो है तेन ये तरीके से करिए तो खूब मिली संगी हो। तो एक पहली कि हम हाँ गेहूँ के आधुनिक खेती कैसे करे जाएला शुरू करे से पहली एक छोटे से संदेश ले लेते। नमस्कार किसान भाइयों। भारत में मुख्यतः जो बैंगन की फसल है उसको जितने चाव से खाया जाता है उससे कहीं अधिक मात्रा में किसान इस फसल को लगाते हैं और इसकी खेती की जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में कई तरीक़ों की किस्मों की बैंगन जो है वह सफलतापूर्वक किसानों के माध्यम से उगाई जाती हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात की जाए तो भारत के लगभग प्रत्येक राज्यों में बैंगन की फसलों का उत्पादन किया जाता है। किसान इसे खेती करते हैं, इसकी खेती करते हैं और अधिक आय कमाते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह पश्चिम बंगाल है और छत्तीसगढ़ उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादकता एवं उत्पादन रिपोर्ट 2019-22 के आधार पर बात करी जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वह दुर्ग है। इसके बाद क्षेत्रफल के मामले में कोंडागांव शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। बैंगन जो है वह मुख्यतः गर्म मौसम की फसल होती है, तो गर्म मौसम में ये जो बहुत अच्छा उत्पादन देती है, इसके लिए जो मुख्यतः रबी का जो मौसम होता है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा पूरे साल मीन्स 12 महीनों में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसका जो रबी का मौसम है उसके अलावा खरीफ के मौसम में भी एवं वर्षा ऋतु के मौसम में भी इसको लगाया जा सकता है। तो संगी हो, सबसे पहले हमला ये बहुत जानना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है तेन हाँ गेहूँ के खेती पर उपयुक्त है कि नहीं, या कौन समय के जो जलवायु हो कौन सा मौसम है एक पर उपयुक्त है, साथ में एक पर ज़मीन कैसे चाहिए और साथ साथ में ज़मीन ला बोए के पहले तैयार कैसे करना है। मैं पूछा था तुमने देखा। गेहूँ की खेती मुख्य रूप से रबी मौसम की फसल है। इसकी खेती जाड़े के सीज़न में की जाती है। जब हमारे यहाँ जाड़ा शुरू होता है, धान की फसल की कटाई हो जाती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में गेहूं की खेती की जाती है। वैसे तो गेहूं के अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए ठंडा मौसम, मतलब जहां तापमान जो है कम हो, वह ज़्यादा उपयुक्त होता है। और इसके अंकुरण की बात करें तो इसके अंकुरण के लिए सबसे अच्छा तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जब औसत तापमान हो उस समय गेहूं का अंकुरण सबसे अच्छा होता है। हालांकि यह लगभग 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अंकुरण हो सकता है, लेकिन यदि अच्छे अंकुरण की बात करें तो 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर अच्छा अंकुरण प्राप्त होता है। उसी प्रकार से इसकी और जो जलवायु से संबंधित मांग है कि किस प्रकार की जलवायु में गेहूं की फसल अच्छी होगी, तो इसकी बढ़वार की अवस्था में जब इसमें कंसे आते हैं, बालियाँ आना शुरू होती है, उस समय इसका तापमान कम होना बहुत ज़रूरी है। तो उस समय लगभग इसकी मांग जो है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है। तो ठंडे मौसम जब रहेगा, ठंडा तापमान रहेगा, उस समय इसमें कंसे अच्छे आते हैं और उसमें बालियों की संख्या ज़्यादा आती है। लेकिन हम छत्तीसगढ़ का आप संदर्भ लें, छत्तीसगढ़ में देखें तो आजकल देखने में मिल रहा है कि जो अक्टूबर और नवंबर का महीना पहले ठंड का महीना होता था, आज उसमें गर्मी पड़ना शुरू हो गया है। और गेहूं की बुआई इसीलिए थोड़ा सा देर से करना पड़ता है। अक्टूबर में बोई गई जो गेहूं की जो फसल है वह अच्छी नहीं आ रही है,
तो इसके लिए हम नवंबर में गेहूं की बुआई को अनुशंसित करते हैं, जब तापमान थोड़ा कम हो जाता है। उस समय इसका अंकुरण अच्छा होता है और आगे का मौसम भी ठीक रहता है। गेहूं के अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो मूल आवश्यकता है वह है कि ज़मीन से संबंधित जो भी आवश्यकता है उसमें यह देखना कि जल निकास अच्छा होना चाहिए। यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि खेतों में जल निकास अच्छा नहीं होता है तो वह गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के मिट्टी के हिसाब से जो मटासी और डोरसा ज़मीन है वह छत्तीसगढ़ में गेहूं की खेती के लिए बहुत अच्छा है। इसमें गेहूं का उत्पादन सिंचित अवस्था में गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त होगा। इसका जो पीएच है लगभग उदासीन होना चाहिए। उदासीन मिट्टी में ही जो है गेहूं की उत्पादकता अच्छी आती है। अब दूसरी बात आते संगवारी हो कि बीजा, बिन बीजा के तो कुछ उत्पादन हो ही नहीं। तो बीजा कौन कौन प्रकार के बीज जो हैं तो उन गेहूँ पर बहुत उपयुक्त माने जाते, और जैसे रोटी पर अलग टाइप के बीजा लग जाते या और दूसर चीज़ बनाए पर अलग बीजा लगते, तो कौन कौन प्रकार के जो वेराइटी है गेहूं के तेला हम बो सकत हन, और हेक्टेयर पीछू कतका मात्रा में हमला बीजा लगही, और संगे संग यू जान लेथन संगवारियों कि बीजा ला बोए के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है। कौन विधि से पहले उन कुड़ी उड़ी बोअन, लेकिन आधुनिक तरीका में भी नवा नवा विधि आए, तो आओ ये जान लेथन। छत्तीसगढ़ में गेहूं का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उचित किस्मों का चुनाव बहुत ज़रूरी है। गेहूं की ऐसी किस्में जितनी भी निकली हुई है उन सब का छत्तीसगढ़ की जलवायु और मिट्टी में परीक्षण हुआ हो, यह बहुत ज़रूरी हो, ताकि यहाँ के किसान भाई उनकी खेती करें और उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। तो देश के विभिन्न भागों से गेहूं की किस्में विकसित की जाती है, उनका हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में परीक्षण होता है। उसके बाद उन किस्मों की उपयुक्तता के आधार पे यहाँ के लिए अनुशंसित की जाती है। इसमें से बहुत जो पुरानी प्रचलित किस्में हैं जैसे लोकवन, सुजाता, GW 273, ये किस्में बहुत अच्छी पाई गई हैं। अब ये किस्में चूँकि बहुत पुरानी हो गई है तो आजकल और नियमित इसमें अनुसंधान कार्य चल रहा है कि यहाँ की जलवायु के हिसाब से, जैसा कि बहुत कम ठंड का पीरियड होता है, बाली निकलते समय तापमान बढ़ जाता है, तो इनको देखते हुए कुछ किस्में विकसित की गई हैं। ये किस्में मुख्य रूप से हमारे जो बिलासपुर कृषि महाविद्यालय रायपुर है, जहाँ पर कि गेहूं पर अनुसंधान कार्य चल रहा है, वहाँ से विकसित की गई है। इसमें सबसे जो अच्छी किस्म है जो कि यहाँ की जलवायु के लिए उपयुक्त होगी वह है कनिष्का गेहूं। इसको जो है सिंचित अवस्था में और देर से भी बो सकते हैं। दूसरा गेहूं है CG हंसा, यह भी जो है कम अवधि की किस्म है और जल्दी पककर अच्छा उत्पादन देती है। इसके साथ साथ एक अभी हम लोगों ने एक और नई गेहूं की किस्म का विकास किया गया है, छत्तीसगढ़ विद्या। यह किस्म जो है वो कम पानी में भी अच्छा उत्पादन देती है। जहाँ पर सिंचाई का साधन है वहाँ अच्छा उत्पादन तो देगी ही देगी, लेकिन यदि हम कम सिंचाई करते हैं, 3 सिंचाई भी करते हैं, तो पर भी छत्तीसगढ़ विद्या किस्म जो है वह अच्छी उत्पादन देगी। इसमें और कुछ चीज़ें आती है कि गेहूं जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारी मांग अलग अलग होती है। कुछ जगह गेहूं की मांग होती है कि वो चपाती के लिए या रोटी के लिए बढ़िया होना चाहिए, तो गेहूं की अलग अलग किस्मों का इस पे अलग अलग असर रहता है कि सभी किस्में जो है चपाती के लिए अच्छी उपयोग नहीं मानी जाती है। क्योंकि जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो रोटी बने वो अच्छी फूली हुई होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए, सफ़ेद दिखनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ किस्में हैं जो छत्तीसगढ़ की जलवायु में लगा सकते हैं किसान भाई लोग, इसको देखें। एक किस्म है सुजाता, जो शरबती क्वालिटी अपन लोग बोलते हैं, सुजाता गेहूं है, बहुत अच्छी इसकी रोटी बनती है। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ विद्या किस्म, जो अपनी नई किस्म निकली है, ये भी है। छत्तीसगढ़ अंबर गेहूं, ये किस्म, ये 3 प्रमुख किस्में हैं जो हम अच्छी गुणवत्ता वाली रोटी के लिए इसको उगा सकते हैं। बाकी जो किस्में हैं वह ज़्यादा उत्पादन देने वाली है और मध्यम प्रकार की रोटी इससे बनती है। जहाँ तक गेहूं की बुआई की बात आती है तो किसान भाई लोग अक्सर कर देते हैं, छिड़काव विधि से बुआई कर देते हैं कि खेतों को तैयार करने के बाद गेहूं के बीजों को छिड़क देते हैं और हल्का सा हल चला के उसको मिला देते हैं। इस विधि में अक्सर देखा गया है कि पौधों की संख्या पर्याप्त नहीं आ पाती है और बहुत सारे जो गेहूं के दाने हैं जो अंदर चले जाते हैं, जो सड़ जाते हैं। तो हम लोग अनुशंसित करते हैं कि गेहूं को बुआई जो है वो कतारों में करना चाहिए। कतारों में करने के लिए आजकल बहुत सारे उपकरण उपलब्ध हैं, खास करके सीड ड्रिल जो है वो, जिसमें कि फर्टिलिटी कम सीड ड्रिल आता है, जो फर्टिलाइज़र और बीज दोनों एक साथ डाला जा सकता है। इसको 20 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी पे लगाना चाहिए।
अब इसके बाद इसमें बात आता है कि बीज हम कितना डालें। तो बीज की मात्रा जो है जलवायु और मिट्टी के ऊपर निर्भर करती है। तो हमारे यहाँ की जो जलवायु है उसके हिसाब से यदि गेहूं की बुआई समय पे हुई है, मतलब यदि गेहूं की बुआई जो है 15 नवंबर तक हो गई है, तो उसमें लगभग 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। आजकल जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई हो रही है और खेतों में पेरा पड़ा रहता है, उस स्थिति में गेहूं की बुआई देरी ना हो, इसके लिए कुछ विशेष उपकरण या कृषि यंत्र बनाए गए हैं जिनका उपयोग करके हम समय को बचा सकते हैं। इसमें से प्रमुख है हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर ट्रैक्टर से चलने वाला एक सीड ड्रिल है और जो खेत में कंबाइन हार्वेस्टर कटा हुआ जो पैरा है उसको वैसे ही स्थिति में रखते हुए बीच में लाइन से यह बुआई करता है। हमारे गेहूं के आधुनिक खेती के तैयारी के जो विषय थे तो चलते रही संगवारी हो। एक छोटे से संदेश और ले लेते हैं। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। अब तीसरी बात आते संगवारी हो पानी के प्रबंधन के। वैसे तो गेहूं ज़्यादा पानी लगे नहीं, लेकिन आधुनिक खेती में पानी के प्रबंधन हमला कैसे करना है, शुरू में कतका डालना है, बीच में कैसे डालना है, फूल और फर के समय में कतका पानी डाले लगी, और मौसम के हिसाब से पानी कौन से कैसे दे जाने लगी। और साथ साथ में यूँ हम जान लेते हैं संगी हो कि दे के लिए सबसे बढ़िया विधि का होते। 3-4 प्रकार की विधि है पानी दे के, तो एक पर कौन सा अच्छा है? मैं पूछा था, देखा। वैसे तो परंपरागत तरीके से जो गेहूं लगाते थे उसमें कम सिंचाई देने की अनुशंसा करते थे। किसान भाई लोगों के पास सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं होता था, तो कम सिंचाई में गेहूं का उत्पादन लेते थे। और एक पुरानी बहुत कहावत है कि 3 पानी या 3 बार इरिगेशन करने से गेहूं की अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है, और ये सच भी है। लेकिन वर्तमान में देख रहे हैं कि सिंचाई का अच्छा साधन उपलब्ध हो गया है, तो यदि हम सिंचाई की संख्या को बढ़ाते हैं, 5 से 6 बार सिंचाई करते हैं, तो उससे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। उससे 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक गेहूं हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। अब सिंचाई में जो 2-3 जो प्रमुख चीज़ें हैं कि सिंचाई कब कब देना चाहिए। तो पहला सिंचाई जो है वह लगभग 20 से 21 दिन बाद, जब उसमें कि एक चमकदार जड़ निकलता है जिसको क्राउन रूट बोलते हैं, उस समय पहला सिंचाई निश्चित रूप से देना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद फिर दूसरी सिंचाई लगभग 40 से 45 दिन बाद दिया जाता है, जब उसमें कंसे अच्छे से निकलते रहते हैं।
और तीसरी सिंचाई लगभग 60 से 65 दिन बाद। इस प्रकार देखें कि प्रथम जो 3 सिंचाई है लगभग 20 दिन के अंतराल पे देते हैं। इसके बाद जब जैसे कि उसमें फूल आना चालू हो जाएगा, उस समय पानी की मांग ज़्यादा होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए लगभग 12 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई करना चाहिए। अब ये सिंचाई की बात जो है वो मिट्टी के प्रकार की, किस प्रकार की मिट्टी है या किस प्रकार का जलवायु आ रहा है, तापमान बढ़ रहा है क्या, और इसके ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे हल्की मिट्टी है तो थोड़ा बार बार सिंचाई करना पड़ता है, भारी मिट्टी है तो थोड़ा 2-4 दिन लेट कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रबंधन करने की आवश्यकता पड़ती है। और वर्तमान में जैसे इस साल 2023 का वर्ष है कि फरवरी से ही गर्मी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है, तो विश्वविद्यालय यह अनुशंसा करती है कि सिंचाई का अंतराल कम कर दिया जाए, लगभग 12 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई किया जाए, और जहाँ पर संभव हो सके तो स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई करें, जिससे कि तापमान को नियंत्रित करने में आसानी होगी। गेहूं के बीजा बढ़िया पोठ रहा है, बढ़िया चमकदार रहा है, बाजार में बढ़िया भाव मिले और ओकर स्वाद अच्छा रहे, एकर बर जरूरी है खाद के प्रबंधन। तो एमा हमला खाद कब कब देल लगी, कतका मात्रा में देल लगी और कौन कौन प्रकार के खाद देल लगी, जानना है ना? आवा सर बतावा थे, देखा। सबसे पहले तो हम ये करें कि मिट्टी का परीक्षण करवा लें, क्योंकि हमारी मिट्टी में कई बार देखने को मिलता है कि कुछ पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में होते हैं, कुछ पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो मिट्टी में जो उपलब्धता है उसके हिसाब से हम उर्वरक की मात्रा डालें। यदि हमारे मिट्टी में लगता है कि कोई पोषक तत्व कम है तो हम उस पोषक तत्व को ज़्यादा मात्रा में डालें, और जो मिट्टी में लगे कि ज़्यादा है, जो हमारे की जो अनुसंधान मतलब परीक्षण करेंगे, परीक्षण करने के बाद जो पता चलता है, यदि लगता है कि कोई पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा है तो हम उस पोषक तत्व को कम डालें। तो इस प्रकार से हमारी जो लागत है वह कम आएगी और हमारे द्वारा उपयोग किया गया जो पोषक तत्व है, उर्वरक है, वह बेकार नहीं जाएगा। तो गेहूं की फसल के लिए जहां पर पूर्ण सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वहां पे 100 से 120 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर, 60 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर और 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है। और यह मतलब एक प्रकार से सामान्य अनुशंसा है। यदि मिट्टी में जैसा कि पहले बताया कि कम या ज़्यादा है तो उसी प्रकार से इसमें जो है मात्रा कम या ज़्यादा करें। इसके अतिरिक्त मिट्टी में जिंक की भी कमी भी देखने को मिलती है। जहाँ पर कि धान गेहूँ लगातार बोया जाता है तो गेहूँ में भी जिंक की कमी देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में लगभग 10 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर गेहूं में अवश्य डालें, जिससे कि इसका उत्पादन अच्छा प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ और भी जो पोषक तत्व होते हैं उसका भी परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ क्षेत्रों में देखा जाता है कि बोरान की कमी देखने को मिल रही है, कहीं पर सल्फ़र की कमी देखने को मिल रही है, तो उन मिट्टियों में भी इनके भी जो पोषक तत्व होते हैं, इनके जो उर्वरक होते हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। तैयार फसल और ऐसे कई ठन प्रकार के खरपतवार होते संगवारी हो, जेन मन ह खाद ला और पानी ला ले लेते और फसल ला कमज़ोर करते। तो ये गेहूं में कौन कौन प्रकार के खरपतवार लगते, ओकर का चिन्हारी है और ओला कैसे प्रबंधन करे जाए, ओला कैसे ख़त्म करे जाए, देखो। खरपतवार गेहूं के फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं गेहूं की फसल जो है काफ़ी घनी बोई रहती है, तो इसमें विशेष प्रकार के मशीनों को चलाना थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो इसके लिए आजकल कई प्रकार के नींदानाशक, अच्छे नींदानाशक उपलब्ध हैं, जिससे कि हम कम खर्च में इस खरपतवार को प्रबंधन कर सकते हैं। तो गेहूं में खरपतवार प्रबंधन करने के लिए जो रासायनिक विधि है, उसमें हमको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे खेत में किस प्रकार के खरपतवार आ रहे हैं, या वे चौड़ी पत्ती वाले हैं या सकरी पत्ती वाले हैं, क्योंकि दोनों प्रकार के खरपतवार के लिए नींदानाशक अलग अलग होते हैं। तो उसके हिसाब से ही खरपतवार नाशी का चुनाव करें, नींदानाशक का चुनाव करें। यदि हमारे खेत में लगता है कि जो बथुआ है, कृष्णा नील है या फिर सेंजी है, और आजकल एक और खरपतवार आ रहा है चनौरी, जो बहुत जगह सिंचित क्षेत्रों में देखने को मिलता है, तो ये सभी जो है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। तो इनको नियंत्रण करने के लिए मेटसल्फिरान मिथाइल जो लगभग 8 से 12 ग्राम प्रति एकड़ की दर से, या कार्फेंट्राजोन 20 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 25 से 30 दिन बाद छिड़काव करें। तो ये जो दोनों में से कोई भी एक नींदानाशक जो है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए काम आता है।
इसके बाद यदि हमें लगता है कि हमारे खेतों में सांवा जैसे या गेहूँसा जैसे खरपतवार जो कि सकरी पत्ती वाले हैं उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, चौड़ी पत्ती वाले लगभग नहीं है, तो हम जो है दूसरे प्रकार के निंदानाशक का उपयोग करें। इसके लिए आइसोप्रोटुरॉन जो यदि 75% वाला आता है तो लगभग 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ यह डालें, या क्लाडनोफाफ ये जो है 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 25 से 30 दिन बाद छिड़काव करें। तो हमें या कहें किसान भाइयों को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसके खेत में किस प्रकार के खरपतवार हैं जिसको कि उनको नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, और इसी हिसाब से निंदानाशक का चुनाव करें। यदि ऐसा लगता है कि दोनों प्रकार के खरपतवार बहुत ज़्यादा हैं तो इनके मिक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। दोनों प्रकार के निंदानाशकों को मिलाकर भी छिड़काव किया जा सकता है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, समय का विशेष रूप से ध्यान रखें कि समय जो है 25 से 30 दिन के बीच ही छिड़काव करना है। बहुत देर से छिड़काव करने पर निंदानाशक का प्रभाव उतना अच्छा नहीं रहता है, अच्छे से खरपतवार नियंत्रण नहीं हो पाते हैं। तो समय पे डालें, पर्याप्त मात्रा में डालें, और पानी जो है लगभग 150 लीटर प्रति एकड़ का उपयोग करें। इनको छिड़काव करने के लिए कम पानी ना हो, पर्याप्त पानी रहने से ये जो निंदानाशक है सभी प्रकार के खरपतवारों पर अच्छे से पड़ता है और नियंत्रण अच्छा होता है। चंगी हो, ये तो इस गेहूं के खेती के सब्बों प्रकार की जानकारी शुरू से लेकर ज़मीन की तैयारी से लेकर के लागत और लाभ तक के। अब मेरा है संगवारी हो एक छत्तीसगढ़ी गीत के, तो आओ एक गीत के मजा ले लेथन। मोर करबाखिन मैया तुम्हारे चरण में आ, 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 तुम्हारे चरण में हो मैं माथ नवावा तुम्हारे चरण में आ, शीश झुकावा तुम्हारे चरण में आ, तुम्हारे चरण में आ, मैं माथ नवावा तुम्हारे चरण में आ, मैं शीश झुकावा तुम्हारे चरण में आ, तुम्हारे चरण में हो मैं माथ नवावा तुम्हारे चरण में आ, मैं शीश झुकावा तुम्हारे चरण में आ, तुम्हारे चरण में आ, मैं माथ नवावा तुम्हारे चरण में आ, मैं शीश झुकावा तुम्हारे चरण में आ, मोर करबाखिन मैया 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 तुम्हारे चरण में आ। चरुदा चर भट्टी बुणकी में आसन लगाए माँ, जोगी डीपा पुलझर तोरे गावे हो माँ, ओ मैया जोगी डीपा पुलझर तोरे गावे हो माँ। चरुदा चर भट्टी में मैया आसन लगाए हो, जोगी डीपा पुलझर तोरे गावे हो माँ,
तो संगी हो हमारे छत्तीसगढ़ में गेहूं के उत्पादन है जतका मांग है वही हिसाब से नहीं हो पावत है। कई जन मन एकर उत्पादन ठीक से नहीं मिले करके एकर उत्पादन ला बंद कर दे हैं। लेकिन आज के बताए तरीका से, आधुनिक तरीका से जो सोनबोई जी बताई से वैसने जब गेहूं के खेती करिए तो तुम मन खूब कमाहू संगवारी हो। लेकिन ज़रूरत है आज के बताए विधि के पालन करो। आज बसत के अवैया दरी बार एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तल जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार।